हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज विथ सीके। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट। आज का टॉपिक है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन यानी कि जर्मनी का क्या एकीकरण। चलते हैं टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट किए। देखो क्या हुआ था जर्मनी में। ये स्टोरी है आपकी 18 सेंचुरी की, ठीक है। इस वक्त सब में नेशनलिटी की फीलिंग ना बड़ी कूट कूट के भरी थी। हमें पता है कि जितने भी रेवोल्यूशन होंगे वो आपकी 18 सेंचुरी के आसपास आप देखेंगे। थोड़ा सा पहले अगर जाएंगे तो अमेरिका में, उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहेगा। 1857 की क्रांति हमें पता है, ठीक है। यानी कि ये सेंचुरी जो है, ये आप ये समझ लीजिए कि क्रांतियों के नाम ही भरी हुई है। दुनिया भर के रेवोल्यूशन हुए हैं, दुनिया भर का उथल पुथल हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो जर्मनी में भी इसी सेंचुरी में क्या होगा, उथल पुथल होगा। और ये उथल पुथल कौन मचाएगा भाई? तो जर्मनी का एक बड़ा ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है पर्सिया। वो इसमें लीडर बनेगा और वो इस काम को फैलाने का काम करेगा। किसका? नेशनलिटी का। और वो कहेगा कि हमें क्या होना है, सबको यूनाइट हो जाना है और एक अच्छी सी कंट्री बनानी है जिसका नाम हम क्या रखेंगे, जर्मनी रखेंगे। भाई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, अभी जर्मनी आपका एक नहीं है, अभी ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसका यूनाइट करने का काम शुरू होगा 1848 में। एक तरह से आप ये समझ लीजिए जर्मन स्टेट बनाने की इनकी इच्छा होगी। यहाँ जो मोनार्की सिस्टम है और ये जो मिलिट्री सिस्टम है, ये अब दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, जर्मनी को यूनाइट करने का काम करेंगे, जिसमें पर्सिया क्या होगा, इनका लीडर होगा। और मेन बंदा जो है इसमें, जो इस पूरे रूल को प्ले करने वाला है, या फिर ये समझ लो इस पिक्चर का हीरो बनने वाला है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, उसका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। ये बंदा है जो पूरे देश को एक करने का काम करेगा। अब वो कैसे कैसे करेगा, यही हम आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे कि क्या है और कैसे है, ठीक है। एक दिन में सारा नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आता, फिर आराम से चलेंगे धीरे धीरे, ठीक। आगे चलिए, देखो क्या कहता है। द यूनिफिकेशन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड आफ्टर पर्सियन वॉर। बस वॉर के नाम याद रखना, किस किस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। टाइम कितना लगा, 7 साल लगे। और फाइनली 1871 यानी कि 1871 में क्या हुआ, पर्शियन किंग जो थे विलियम फर्स्ट, वो क्या बन गए, जर्मन अम्पायर बन गए। और क्या बन गया, आपका जर्मनी बन गया, ठीक। ये तो आपकी शॉर्ट में पूरी कहानी समझा दी मैंने। अब हम चलते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी भाई जर्मनी जब बना। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब जर्मनी को बनने में इतना टाइम लगा, इतना फेमस हो गया कि हमें हिस्ट्री में इसको पढ़ना पड़ रहा है भाई। बात तो चली गई, लेकिन हम आज तक पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ तो स्पेशल रहा होगा इस यूनिफिकेशन में, है ना। तो इसलिए हम इसके यूनिफिकेशन के पहले ऑब्स्टिकल्स को पढ़ लेते हैं कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ रहे थे, ठीक। तो ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ रहे थे, चलो देखते हैं। तो ऑब्स्टिकल आपका, लो भाई, पहला तो क्या था, इंटरफेरेंस ऑफ ऑस्ट्रिया इन जर्मन्स प्रॉब्लम। जर्मनी की प्रॉब्लम में जो है, अब बाहर वाला नाक घुसाएगा बार बार, नाक डालेगा बार बार बीच में, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी ना। तो एक थर्ड पर्सन जब इंटरफेयर करता है आपके मैटर में तो प्रॉब्लम्स बढ़ती है, बिल्कुल वही हुआ। तो जर्मनी की जो छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम थी उसमें बार बार इंटरफेयर कौन कर रहा था भाई, ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। दूसरा रीज़न क्या था, डिस्पैरिटीज अमंग जर्मन स्टेट। जर्मन स्टेट में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कॉइन, अलग अलग जो कॉइन से मेरा मतलब है अलग अलग करेंसी चल रही थी। हर स्टेट की करेंसी अलग अलग थी। तो सोचो अगर यहाँ से आप गुजरात जा रहे हो और करेंसी चेंज हो जा रही है, तो लाइक कितनी प्रॉब्लम हो जानी है आपको वहाँ जाकर। तो जाने से पहले भी सोचेंगे चलो छोड़ो ना यार, कौन पैसे का अदल बदल करेगा, कहीं कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे, जो कुछ भी मैटर है वो। तो ये जो कल्चर का, लैंग्वेज का, करेंसी का प्रॉब्लम था, इन सब को लेकर क्या हुआ था कि इन्होंने ये जो ऑब्स्टिकल में मेन प्रॉब्लम्स कर रहा था, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या कहता है थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है कि इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन पावर्स इन जर्मन अफेयर्स। जर्मन के जितने भी मसले होते थे, अफेयर का मतलब यहाँ मामले से है, मसले से है ना। तो उनमें किसका इंटरफेयर था, फॉरेन पावर्स का था। फॉरेन पावर्स कौन हो गया, मान लो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, फिर और कौन होता है ना। तो उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने लग गया था इसमें। तो ये भी एक रीज़न था यूनिफिकेशन में, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। ऑब्स्टिकल्स मतलब कि बाधाएं, प्रॉब्लम्स जिसे कह दो सीधी सादी भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका, मिलिट्री वीकनेस। जो मिलिट्री पावर था वो वीक था, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना
एक होता है, तो वो पावर जो था वो कम था, तो ये भी एक रीज़न बना। नेक्स्ट चलिए, लैक ऑफ अवेकिंग। ये तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न मानती हूँ। मासेस का मतलब यहाँ पर जनता, यानी कि जनता में ये भावना थी ही नहीं कि हमें यूनाइट होना है। ये जागरूकता नहीं थी, अवेकिंग मतलब जागरूकता नहीं थी, यानी कि जागरूकता थी ही नहीं कि जर्मनी के लोगों में कि हमें क्या होना है, एक खुद का देश बनाना है, यूनाइट होना है, हम साथ मिलकर चलेंगे तो क्या करेंगे, एक नई कंट्री बना देंगे, एक नया देश बना देंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे लगती है। हालांकि ये तो आगे की दूसरी प्रॉब्लम्स को भी दे रहा है, लेकिन जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक देश का विकास हो ही नहीं सकता, देश बन ही नहीं सकता, देश की संस्कृति, देश का कल्चर, ट्रेडिशन मेंटेन रह ही नहीं सकता। जनता ही तो जनार्दन होती है भाई, जनता के हाथ में ही सब कुछ होता है। जनता ने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ पोप, पोप मतलब फादर जिसे आप कह दो, है ना, इनके भी हेड होते होंगे। तो ये जो पूरी एक क्रिश्चियंस के जो पॉप होते हैं, इनका इन्फ्लुएंस जो था जर्मनी के जो साउथ स्टेट है इनमें बहुत ही ज़्यादा था। ये भी एक रीज़न था कि जर्मनी यूनाइट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि धार्मिक भावनाएं कहीं ना कुछ आहत कर देती है, कहीं ना कहीं कुछ अलग कर देती है। तो ये कुछ छोटे मोटे रीज़न रहे थे जो इसके यूनिफिकेशन में सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। अब बाधा तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं कि हेल्पफुल फैक्टर क्या क्या थे। तो हेल्पफुल फैक्टर सबसे बड़ा था जॉल्वेरियन। क्या है भाई जॉल्वेरियन, समझ लेते हैं जॉल्वेरियन क्या है। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा कि यहाँ जो स्टेट थे उनकी करेंसी अलग अलग थी, ठीक है ना। करेंसी अलग होगी तो ऑब्वियस है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, व्यापारी वर्ग जो होता है उस पर पड़ेगा। तो इनको जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि यार करेंसी इतनी अलग अलग है, हम क्या करें, कैसे करें, सोचो। तो उस वक्त इन्होंने क्या किया कि 39 जो स्टेट थे बड़े बड़े, उन्होंने मिलकर क्या किया कि एक ही करेंसी बना दी, मतलब दो करेंसी, सॉरी एक थी, दो करेंसी में उसको चेंज कर लिया। 39 का उन्होंने क्या कर लिया, 2 कर लिया। इनका जो ग्रुप था वही ग्रुप आपका क्या कहलाता है, जॉल्वेरियन ग्रुप कहलाता है। जिन्होंने क्या किया था, लगभग 18 समझ लो आप, 34 के आसपास ये ग्रुप बन गया था, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब क्या होगा, सिर्फ दो ही करेंसी में काम किया जाएगा। और ये जो जॉल्वेरियन, स्टार्टिंग में कोई इनका पॉलिटिकल एम नहीं था, सिर्फ इंडस्ट्री के बेस पर ही आगे बढ़े थे। लेकिन धीरे धीरे फिर इन्होंने लीडरशिप ले ली एक तरह से जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, और जो जर्मनी की यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा सहायक रहा। नेक्स्ट पॉइंट चलो, ये तो वो बंदे हैं जो हर रेवोल्यूशन में काम आता है, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी लोग, है ना। लोगों को जागरूक करने का काम यही करता है, सबसे ज़्यादा यही कर सकता है। लोगों को कैसे जगाना है, उनके अंदर मोटिवेशन कैसे भरना है, उनके अंदर फीलिंग कैसे भरनी है, ये सारा काम बुद्धिजीवी लोग ही कर सकते हैं। पढ़ा लिखा बंदा जो होता है उसे पता होता है कि मुझे लोगों को कैसे कन्विंस करना है किसी काम को करने के लिए। तो ये लोग जो हैं कलम के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, जो भी इनका सोर्स होता है इफ़ेक्टिव, उसके ज़रिए क्या करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। ये हर देश में आप इस बंदे को तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बुद्धिजीवी लोगों को तो पढ़ोगे ही आप ज़रूर। नेक्स्ट चलो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मैंने आपसे कहा कि ये ग्रुप उन लोगों का ही था जिनको बिजनेस करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो जॉल्वेरियन की स्थापना के साथ ही जो जर्मनी में व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ था, वो भी एक अच्छा रीज़न बना यूनिफिकेशन में हेल्प करने के लिए। उससे क्या हुआ कि स्टेट आपस में जुड़ गए, उनको ट्रेन के थ्रू आपस में जोड़ा गया। 1860 तक तो ये था कि जर्मनी की जो गणना थी यूरोप के औद्योगिक राज्यों में की जाने लगी, यानी कि यूरोप के जो अच्छे एक इंडस्ट्रियल स्टेट होते हैं उसमें इसको गिना जाने लगा, ये कंडीशन हो गई थी। तो यही कुछ अच्छे अच्छे रीज़न रहे जिसकी वजह से क्या हो गया, जर्मनी जो है आपका यूनाइट हो गया। मैंने आपसे कहा कि इसमें मेन रोल किसका रहेगा, आपके ऑटो वन बिस्मार्क का रहेगा। तो ये है वो महोदय ऑटो वन बिस्मार्क। क्या क्या हाँ इनका रोल रहेगा, इनका रोल रहेगा वॉर विद डेनमार्क, और ट्रीटी किसकी होगी, गेस्टाइन की ट्रीटी होगी। नेक्स्ट वॉर कौन सा है, एस्ट्रो पर्सियन वॉर, और ट्रीटी कौन सी होगी, प्रेग ट्रीटी होगी। और थर्ड वॉर है
फ्रैंको पर्शियन वॉर और ट्रीटी कौन सी होगी? फ्रैंकफर्ट की। आपको याद क्या क्या रखना है? आपको ये युद्ध याद रखना है और क्या याद रखना है, इनके साथ ट्रीटी क्या हुई थी और ट्रीटी में कौन सी जगह इधर से उधर की गई थी और कब हुआ था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा पूरा ही किस पे होगा? ऑटो वन बिस्मार्क के ऊपर होगा, यानी कि इन महोदय के ऊपर होगा। ठीक, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मुझे दोबारा कहिए कि मैम आगे बढ़ो, ताकि मैम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।